जब कोई मशीन खराब होती है ना, तो उसे खोलकर कोई भी टूटा हुआ तार बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, गणित एकदम सीधा होता है वहाँ। सही बात है। कौन सा पुर्जा काम नहीं कर रहा है वो साफ नजर आ जाता है। हम्म। उसे ठीक किया और बस मशीन फिर से चलने लगी। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता है ना। एकदम नहीं। जब इंसानी जज्बात टूटते हैं तो कोई एक तार नहीं होता जिसे आप बस जोड़ दें और सब पहले जैसा हो जाए। और हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम किसी मशीन की नहीं बल्कि इसी उलझी हुई इंसानी स्थिति का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। ये विषय वाकई बहुत से परते समेटे हुए है हैं। ना? हमारे सामने जो स्रोत हैं वे ऋषु और जोजो की एक अधूरी मोहब्बत की कहानी पर आधारित हैं। और मैं साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य महज एक प्रेम कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आम कहानी नहीं है। नहीं, हमें उस मनोविज्ञान को डिकोड करना है जहां एक इंसान का अकेलापन, उसे अचानक मिला एक सहारा और फिर अंततः पारिवारिक और सामाजिक मजबूरियों का दबाव किसी की पूरी मानसिक संरचना को कैसे हिलाकर रख देता है। और जब हम किसी के इस तरह भावनात्मक रूप से टूटने की बात करते हैं तो अक्सर हम उसके दर्द को बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, मतलब सतही तौर पर। हाँ, हम गहराई में नहीं जाते। सही कहा आपने। लेकिन वास्तव में एक टूटा हुआ इंसान जब किसी नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाता है तो वो महज प्यार नहीं खोज रहा होता, वो अपना खोया हुआ वजूद तलाश रहा होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उस पृष्ठभूमि से करते हैं जो इस पूरी स्थिति की नींव रखती है। हमारे स्रोतों के अनुसार ऋषु 20 साल का एक युवा है। 20 साल मतलब उम्र का वह पड़ाव जहां इंसान खुद को खोज रहा होता है। बिल्कुल। और ऊपर से वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जो हमारे यहाँ अपने आप में एक अलग तरह का भारी दबाव है। और वो प्रेशर तो खैर जानलेवा होता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे रिश्ते से बाहर आया है जो पूरे 4 साल चला था और इस ब्रेकअप ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। उसे धोखा मिला है। 4 साल, 20 साल की उम्र में 4 साल का रिश्ता एक बहुत बड़ा समय है ना? मतलब उसकी अडल्ट लाइफ का तो पूरा हिस्सा ही वही था। हाँ, इस अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। जब ये रिश्ता टूटता है तो व्यक्ति को सिर्फ एक इंसान का नुकसान नहीं होता, बल्कि अब भविष्य की उस पूरी कल्पना का नुकसान होता है जो उसने उस इंसान के साथ रची थी। सही बात है। और इसी वजह से स्रोत बताते हैं कि वो एक गहरे डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसका पढ़ाई से एकदम मन उठ चुका है और घर में वो एकदम खामोश रहता है। इसी कारण ऋषु इस वक्त एक पूर्ण, क्या कहते हैं, भावनात्मक शून्यता या इमोशनल वॉइड में है। और यही शून्यता उस उत्प्रेरक का, मतलब उस कैटलिस्ट का जन्म देती है जिसने इस कहानी को शुरू किया। एक दिन ऋषु अपने दोस्त संदीप के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपना सारा दर्द निकाल देता है। हाँ, अपना सारा अकेलापन अपने दोस्त के सामने उंडेल देता है। और यहाँ संदीप एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो बहुत ही अजीब है। वो कहता है, मैं तेरी दोस्ती करवा दूंगा लेकिन मुझे एक पार्टी चाहिए। अरे बाप रे। मतलब जरा सोचिए, एक इंसान के जीवन का इतना गहरा मोड़, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश महज एक दोस्त की एक मामूली सी पार्टी की शर्त पर टिकी थी। यहाँ जो बात ना सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे हमारे जीवन के सबसे बड़े और गहरे बदलाव अक्सर बहुत ही बचकाने या मामूली समझे जाने वाले क्षणों से उपजते हैं। बिल्कुल। संदीप की गर्लफ्रेंड दीपक है जो जोजो की बेस्ट फ्रेंड है। ये एक बहुत ही कैजुअल सा कनेक्शन है। मतलब संदीप कोई मनोवैज्ञानिक मदद नहीं दे रहा था, वो बस एक तात्कालिक समाधान खोज रहा था ताकि उसका दोस्त किसी तरह रोना बंद करे। हाँ, बस एक क्विक फिक्स। और यहाँ एंट्री होती है जोजो की। जोजो की दुनिया ऋषु से एकदम अलग है। स्रोतों में बताया गया है कि वो 18 साल की है और बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। 18 साल, काफी छोटी उम्र है। हाँ, और सबसे अहम बात, वो अपने मामा के घर रहती है। उसकी दुनिया बहुत छोटी है, मतलब बहुत सीमित है। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना होगा। मामा के घर रहने का मतलब है कि जोजो अपने ही जीवन में एक तरह से आश्रित है। एक मेहमान की तरह। बिल्कुल, वो एक मेहमान की तरह पल रही है जहां उसके पास अपने निर्णय लेने की वो आजादी नहीं है जो शायद अपने खुद के माता पिता के घर में होती। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में पले बड़े लोग अक्सर खुद को सुरक्षित करने के लिए दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने का बहुत भारी दबाव महसूस करते हैं। सही बात है। और जब ये सब डिजिटल दुनिया में प्रवेश करता है ना, तो चीजें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती हैं। क्या होता है? तारीख है 5 नवंबर 2021, शाम के ठीक 7:15 बज रहे हैं। ऋषु के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेलो। सिर्फ हेलो? हाँ। ऋषु पूछता है, हाँ जी कौन? और जवाब आता है, जोजो। बस इतना सा संवाद होता है और ऋषु की घबराहट एकदम चरम पर पहुंच जाती है। स्रोत बताते हैं कि उसके हाथ कांपने लगे थे। वो तो होना ही था। उसने कॉल करने के लिए पूछा और जोजो ने कहा, हाँ 2 मिनट रुको। वो 2 मिनट का इंतजार मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक बहुत ही लंबा समय है। हाँ, वो 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगे होंगे। बिल्कुल। जब आपका शरीर एड्रेनलिन से भरा हो, आपकी धड़कनें तेज हो और आप एक गहरे डिप्रेशन के बाद पहली बार किसी उम्मीद की तरफ देख रहे हो तो समय लिटरली बहुत धीमा हो जाता है। मैं ना इस स्थिति को एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान हफ्तों से एक अंधेरे कमरे में कह दो, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो मान चुका है कि दुनिया में सिर्फ अंधेरा है। भयानक स्थिति है। तभी अचानक दरवाजे की दरार से रोशनी की एक बहुत छोटी सी किरण अंदर आती है। अब उस इंसान के लिए वो छोटी सी किरण ही पूरा सूरज बन जाती है। उसकी आंखें उस रोशनी से चौंधिया जाती हैं और वो उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। ऋषु के लिए जोजो का वो पहला मैसेज और फोन पर उसकी आवाज उसी रोशनी की तरह थी। उसने उस आवाज को सुना और अपने दिमाग में एक एकदम परफेक्ट तस्वीर कर ली। उसने मान लिया कि जोजो उसके सपनों की परी है। इसे मनोविज्ञान में आदर्श छवि गणना या आइडियलाइजेशन कहा जाता है। ये एक रक्षा तंत्र है।
मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म। खुद को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि ऋषु का दिमाग पहले एक भारी सदमे से गुजर चुका था। वो एक और निराशा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उसे सिर्फ एक आवाज का सहारा मिला तो उसके दिमाग ने बाकी की सारी खाली जगहों को दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट चीजों से भर दिया। ये तो हम सब कभी ना कभी करते हैं। बिल्कुल, डिजिटल संवाद की यही खासियत है। ये आपको वो देखने की पूरी छूट देता है जो आप असल में देखना चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहीं पर असलियत दस्तक देती है। यथार्थ का झटका। हाँ, कल्पना और यथार्थ का जो टकराव है वो यहाँ बहुत दिलचस्प है। जब दोनों पहली बार मिलने का फैसला करते हैं तो ऋषु अपनी बाइक पर जाता है। उसने जोजो के लिए कुछ चॉकलेट्स और एक लाल गुलाब लिया होता है। टिपिकल फर्स्ट डेट। हाँ, लेकिन रास्ते में बाइक की रफ्तार और हवा की वजह से वो गुलाब उड़ जाता है और ऋषु को उसका पता तक नहीं चलता। अरे, मुझे ये तथ्य ना किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, जैसे कोई ब्रह्मांड का संकेत हो कि ये जो परफेक्शन है ये टिकने वाला नहीं है। एक फोरशैडोइंग की तरह। एकदम। और होता भी यही है। जब ऋषु पार्क पहुंचता है और जोजो को देखता है तो उसे एक भारी झटका लगता है। वो वैसी नहीं दिखी जैसी उसने कल्पना की थी। बिल्कुल नहीं, जोजो वैसी नहीं दिखती जैसी उसने अपने दिमाग में तस्वीर बनाई थी। वो सांवली है और स्रोत के अनुसार शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर सी है। वो कोई सपनों की परी नहीं थी। ये वो बिंदु है जहां ज्यादातर डिजिटल या ऑनलाइन रिश्ते बस टूट जाते हैं। यथार्थ का ये झटका लोगों के लिए बहुत कठोर होता है। और मैं यहीं पर थोड़ा विरोध करना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर लोग जब इस तरह की सच्चाई का सामना करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति उनकी कल्पना से कोसों दूर है, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। हाँ, घोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, वे निराश होकर पीछे हट जाते हैं। फिर ऋषु ने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींचे? यही तो इस पूरी घटना का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। ऋषु क्यों नहीं हटा? क्योंकि अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो ऋषु असल में किसी शारीरिक सुंदरता या एक परफेक्ट फिगर की तलाश में था ही नहीं। तो वो क्या ढूंढ रहा था? उसे उस मुश्किल वक्त में किसी की मौजूदगी की दरकार थी। जब वो उस अंधेरे कमरे में था तो उसे सिर्फ ये महसूस करना था कि कोई है जो उसे सुन रहा है, कोई है जिसके लिए उसका अस्तित्व मायने रखता है। वाह। जोजो की वो मीठी आवाज जिसने उसे डिप्रेशन के उस दलदल से बाहर निकाला था, वो आवाज और वो सांत्वना उसके लिए किसी भी बाहरी शारीरिक ढांचे से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। मतलब वो जुड़ाव सतही नहीं था? एकदम नहीं। ये कोई दिखावा या समझौता नहीं था, बल्कि ऋषु की एक बहुत ही गहरी और अनकही जरूरत थी जिसे जोजो की बस वो मौजूदगी पूरा कर रही थी। ये वाकई हैरान करने वाला नजरिया है। मतलब बाहरी आवरण का सारा भ्रम टूट गया, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव था वो इतना मजबूत था कि उसने उस भ्रम की जगह ले ली। और इसी वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ सका। हाँ, और 6 महीने बीत जाने के बाद हम स्रोत में एक ऐसा वाकया देखते हैं जहाँ इस भरोसे का चरम बिंदु आता है। जब कोई रिश्ता सिर्फ बातों या मुलाकातों से आगे बढ़कर एक गहरे भावनात्मक समर्पण में बदल जाता है। सही कहा। दोनों एक होटल में मिलते हैं। ये मुलाकात बहुत ही व्यक्तिगत और नाजुक थी। जोजो ऋषु के सीने पर सिर रख के सो जाती है। एक बहुत ही वल्नरेबल पल। हाँ, वो पल जहां सारी दुनिया बस बाहर छूट जाती है। और वहां जोजो एक बहुत ही भारी बात कहती है। वो कहती है, मुझे कभी धोखा मत देना, मैंने खुद को पूरी तरह तुम्हें सौंप दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है 18 साल की लड़की के लिए। बिल्कुल। और इसके जवाब में ऋषु उसे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। दोनों उस वक्त एक ऐसे बुलबुले में हैं जहां उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन बुलबुले की फितरत ही यही होती है कि उसे एक दिन फूटना होता है। हाँ, वो हमेशा नहीं टिकता। और बाहरी दुनिया कभी भी बहुत लंबे समय तक दरवाजे के बाहर इंतजार नहीं करती। और यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जोजो के घर में अचानक उसकी शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। 18-19 की उम्र में ही। हाँ, ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक सीधा दबाव है। जब ऋषु को यह पता चलता है तो वो एक बहुत ही टिपिकल प्रेमी वाली प्रतिक्रिया देता है। वो जोजो से कहता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मेरे साथ भाग चल। भागने का प्रस्ताव। अब एक फिल्म में यहाँ लड़की शायद अपना बैग पैक करती और उसके साथ भाग जाती, लेकिन असल जिंदगी में जोजो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपनी सगाई कर लेती है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो हमें जोजो की उस पृष्ठभूमि पर वापस लौटना होगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वो मामा के घर रहने वाली बात। बिल्कुल। बचपन से एक आश्रित के रूप में बड़ी होने वाली लड़की के अंदर ना बगावत करने की हिम्मत आसानी से नहीं आती। हाँ, उसे हमेशा आज्ञाकारी बनना सिखाया गया होगा। सही कहा। उसके पास अपना कोई आर्थिक या सामाजिक आधार नहीं है जिस पर खड़े होकर वो अपने परिवार के खिलाफ जा सके। उसे ये तो पता है कि वो ऋषु पर भरोसा करती है, लेकिन परिवार और समाज के उस विशाल ढांचे से टकराने का ख्याल ही उसके लिए लिटरली लकवा मार जाने जैसा रहा होगा। ये एक बहुत ही सटीक शब्द है, लकवा मार जाना या पैरालाइजिंग। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, वो बस हालात के साथ बह रही थी। वो सगाई कर लेती है। एक मजबूरी का कदम। लेकिन सगाई के बाद जो स्थिति पैदा होती है वो एक अजीब सा ग्रे एरिया है। ऋषु, जो अब तक जोजो को पूरी तरह अपना मान चुका है, उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जोजो अपने होने वाले पति से बात करे। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ऋषु के अंदर एक गहरी जलन और एक असुरक्षा घर कर जाती है। वो जोजो को एक सीधा अल्टीमेटम दे देता है। वो कहता है, या तो उससे बात करो या मुझसे। ये अल्टीमेटम ना ऋषु के पुराने घावों को दर्शाता है। मत भूलिए कि वो पहले एक 4 साल लंबे रिश्ते में धोखा खा चुका है। हाँ, उसका वो ट्रॉमा अभी भी है। बिल्कुल। वो फिर से किसी को खोने के उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता। वो चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जटिल प्रतिक्रिया जोजो की है। बहुत जटिल।
जोजो फैसला करती है कि जब तक शादी नहीं होती वो सिर्फ ऋषु से ही बात करेगी और अपने होने वाले पति से बात करना पूरी तरह बंद कर देती है ये एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। ना? ये फैसला मुझे बहुत उलझावा लगता है। वो एक तरफ समाज के सामने किसी और से बंधने को तैयार हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी ऋषु के साथ है। ये तो खुद को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने जैसा है। मनोविज्ञान में इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, अपनी जिंदगी को अलग अलग डिब्बों या खानों में पूरी तरह बांट लेना। दिलचस्प है। जोजो ने अपनी भावनाओं और अपने कर्तव्यों को दो एकदम अलग अलग डिब्बों में रख दिया। एक डिब्बे में ऋषु है जिसे वो प्यार करती है और जो शादी के दिन तक उसका एकमात्र सच है, और दूसरे डिब्बे में? दूसरे डिब्बे में उसका परिवार और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है जो शादी के दिन से शुरू होगी। वो शायद सोच रही थी कि इस तरह वो दोनों चीजों को बिना एक दूसरे से टकराए संभाल लेगी। ये कोई चालाकी नहीं थी, ये उस परिस्थिति में एक कमजोर इंसान का सर्वाइवल टैक्टिक था। अपने दिमाग को शांत रखने का तरीका। लेकिन ये टैक्टिक हमेशा काम नहीं कर सकता ना? कभी नहीं, एक दिन तो क्लैश होना ही है। और वो समय आ ही जाता है जब इन दोनों डिब्बों की दीवारें टूट जाती हैं। सगाई से शादी तक का ये सफर एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आके रुकता है। स्रोत के अनुसार 4 दिसंबर 2022 को शादी तय थी। दिसंबर आ गया। और उससे ठीक कुछ दिन पहले 30 नवंबर 2022 को उनकी आखिरी बात होती है। ये तारीखें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक उल्टी गिनती की तरह है जो किसी बम के फटने से पहले चलती है। वो आखिरी कॉल इस पूरी कहानी का सबसे भारी हिस्सा है। ये वो क्षण है जब जोजो को अपना वो भावनात्मक डिब्बा हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है। स्रोत में उस बातचीत का जो वर्णन है ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। जोजो की आवाज भारी थी। उसने एकदम स्पष्ट शब्दों में ऋषु से कहा कि शादी के बाद मेरे ऊपर सिर्फ मेरे पति का हक होगा, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। एक बहुत ही कड़वा सच। ऋषु, जो शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए पूछता है कि 1 साल का गहरा प्यार वो इतनी आसानी से कैसे भूल जाए। उसका दर्द समझा जा सकता है। लेकिन जोजो खुद को संभालते हुए एक बहुत ही क्रूर लेकिन यथार्थवादी बात कहती है। वो कहती है, अब तुम्हें रहना पड़ेगा, खुश रहना। ये सुनना बहुत मुश्किल रहा होगा। ऋषु एक आखिरी तिनके की तरह एक वादा मांगता है कि जब वो शादी के बाद मायके आएगी तो कम से कम उससे बात करेगी। जोजो वादा तो कर देती है, लेकिन फोन रखने से पहले एक ऐसी बात कहती है जो उस रिश्ते के कफन में आखिरी कील ठोक देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, अब मुझे कॉल मत करना, प्लीज। वो प्लीज महज एक अनुरोध नहीं था, वो एक बहुत मजबूत दीवार थी जो जोजो अपने और ऋषु के बीच हमेशा के लिए खड़ी कर रही थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ वो प्यार का वादा करती है, 1 साल तक पूरी वफादारी निभाती है, और फिर अचानक इतनी कठोरता से रिश्ते को खत्म कर देती है। क्या ये माना जाए कि उसका प्यार झूठा था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमें समाज और मानवीय मनोविज्ञान के चौराहों पर मिलता है। कैसे? जोजो ने जिस कठोरता से अपनी बाउंड्रीज तय की, वो ये बिल्कुल नहीं दिखाता कि उसने ऋषु से प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि ये दिखाता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखा। मतलब ड्यूटी पहले? बिल्कुल। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर ऋषु से थोड़ा सा भी संपर्क रहा तो वो कभी भी अपनी उस नई जिंदगी को नहीं अपना पाएगी जो समाज ने उसके लिए तय कर दी है। वो खुद को उस रोज रोज के मानसिक द्वंद्व से बचाना चाहती थी। हाँ, वो रोज घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। हमारे समाज में अक्सर कर्तव्य और जिम्मेदारी का पलड़ा प्रेम से भारी होता है, और जोजो ने उसी भारी पलड़े को चुना। और इस चुनाव का जो परिणाम ऋषु के लिए था, वो पूरी तरह से विनाशकारी था। स्रोत हमें बताते हैं कि ऋषु का वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो इंतजार ही करता रह गया। ये एक सर्कल पूरा होने जैसा है। हाँ, वो शराब पीने लगा। उसकी मास्टर डिग्री के एग्जाम चल रहे थे, लेकिन वो किताबें खोलकर सिर्फ उस पन्ने को देखता रहता। उसे बस जोजो याद आती थी, उसकी हंसी, फोन पर उसका वो पहला हेलो, वो सब कुछ जो अब कभी वापस नहीं आने वाला था। ऋषु के साथ जो हुआ वो सच में एक त्रासदी है। वो उसी अंधेरे कमरे में वापस लौट आया, लेकिन इस बार तकलीफ पहले से भी ज्यादा गहरी थी। क्योंकि इस बार उम्मीद टूट गई थी। हाँ, क्योंकि इस बार उसे किसी की बेवफाई या धोखे ने नहीं तोड़ा था, बल्कि परिस्थितियों की बेबसी और क्रूरता ने तोड़ा था। जब सामने वाले की कोई गलती ही ना हो तो इंसान गुस्सा किस पे करे? यही लाचारी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। बिल्कुल, हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है, जहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। पर हालात, सामाजिक दबाव और इंसान की अपनी कमजोरियां उसकी इच्छाओं से बहुत बड़ी होती हैं। बहुत बड़ी। ये कहानी इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे कुछ चीजें अधूरी रहकर भी जिंदगी भर का हिस्सा बन जाती हैं। कहानी खत्म हो गई, जोजो अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन ऋषु के जहन में वो हमेशा के लिए ठहर गई। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कहानियां पूरी नहीं होती वे कभी खत्म भी नहीं होती। उनका अधूरापन ही उन्हें मिटने से बचाता है। आपने जो ये बात कही ना, इससे मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। हमने शुरुआत में उस खराब मशीन की बात की थी जिसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, पुर्जे बदलकर। लेकिन ये रिश्ता तो कभी ठीक नहीं हुआ, ये बस एक जगह आकर रुक गया। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मैं सुन रही हूँ। जरा सोचिए, क्या एक अधूरी मोहब्बत इसलिए हमेशा के लिए अमर हो जाती है क्योंकि उसे कभी रोजमर्रा की जिंदगी की कसौटी पर परखा ही नहीं जाता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर ऋषु और जोजो की शादी हो जाती तो क्या होता? क्या तब भी वो प्यार इतना ही परफेक्ट रहता, या फिर वो शादीशुदा जिंदगी की आम उलझनों, बिजली के बिलों की चिंता, छोटी छोटी बातों पर होने वाली लड़ाइयों और उस आम सी बोरियत के नीचे कहीं दब जाता? शायद वो जादू खत्म हो जाता। क्या उस रिश्ते का अधूरा होना
उसका कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंचना ही असल में उसे ऋषु के दिमाग में हमेशा के लिए एक परफेक्ट, बेदाग और जिंदा रूप में रखे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद ऋषु आज भी उस लड़की से प्यार नहीं कर रहा जो आज किसी की पत्नी बन चुकी है, बल्कि वो उस 18 साल की लड़की के उस पहले हेलो से प्यार कर रहा है जो अब समय में जम चुका है और जो अब कभी नहीं बदलेगा। एकदम फ्रीज हो चुका है वो पल। ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। खैर, हमारे स्रोत का यह विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह सवाल शायद लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा।